अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक ट्वीट किया, आज आइन का स्वयं था, तकरीबात मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट में मुनक्कद हुई, फाजिल जज साहिबान की भी दुआए मग़फ़िरत में शिरकत, ठंडी आहें भरी और गद्दारों को दिलासा देते हुए कहा, इंसान तो है बेबस, अल्लाह की मर्ज़ी। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा हुआ है उसके ऊपर ओपिनियंस बहुत डिवाइडेड हैं। बदतरीन आइनी बहरान है, लेकिन फैसला आने में देर है। तो आज हमारे प्रोग्राम में एक जज आपको इस केस के ऊपर अपना शॉर्ट ऑर्डर जारी करते हुए नजर आएंगे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमें ज्वाइन करेंगे। आपने ज़रूर देखना है, बहुत अहम बहस है इसके ऊपर। प्रोग्राम का आगाज़ बहरहाल हम करेंगे, इसाक डार हमें यूके से ज्वाइन करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि मुआशी तबाही इस वक्त जो हो रही है इसका सियासत के साथ क्या जोड़ है और लंदन के अंदर क्या कुछ पक रहा है जब उन तमाम मामलात को देखते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट इंटरव्यू। जी इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया लंदन से। ज़रा ये तो बताइएगा कि अभी तक जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट की, क्योंकि तमाम कौम की नज़रें लगी हुई हैं, तो आप मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठ के क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये उस प्लान के मुताबिक तो नहीं था जो आपने सोचा कि नो कॉन्फिडेंस होगी, जमहूरी अंदाज से तब्दीली आएगी, पंजाब और मरकज़ दोनों टर्मोइल में है इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तलत साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जाहिर है कि मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी बैफल्ड है। ये पहली दफ़ा है कि मुल्क में फौजी मार्शल तो लगते रहे, लेकिन यानी आइन को पामाल करने के जरिए, और ये पहली दफ़ा है कि एक सिविलियन जो है वो यानी आइन को सबवर्ट करने का मुर्तकिब हो रहा है। ये एक आइन में बड़ा क्लियर प्रोसेस है, और आपने देखा कि जो यानी एक अजीब अंदाज में, यानी आप पहले कौम को, इमरान न्याजी साहब बता रहे हैं एक दिन पहले कि कल मैं आपको सरप्राइज दूंगा, सी द इंट्रीग ओवरऑल, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और सरप्राइज क्या होता है कि हाउस में लॉ मिनिस्टर जो है खड़ा होता है, वो एक यानी आर्टिकल 5 का जिक्र करता है, जिसमें दो ही चीजें हैं कि आपको आइन को फॉलो करना है, और एक है कि आपको मुल्क को लॉयल्टी, मुल्क के साथ आपकी यानी हुब्बुल वतनी। तो दूसरा है कि जी ओबीडियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फरमाते हैं कि जी इन्होंने बाहर कॉन्स्पिरेसी की है, और ये जो कॉन्स्पिरेसी है उसके नतीजे में ये सारी नो कॉन्फ्रेंस मोशन आया है। और चूंकि ये सारे गद्दार हैं जो बैठे हुए करीबन 190-95 लोग, तो ये यानी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। प्रोसेस शुरू हो चुका है भाई एक, और अगले ही चंद 2-3 मिनट में डिप्टी स्पीकर जो है वो अनाउंस कर देता है कि ये जो कुछ हुआ है और ये जो कुछ कहा जा रहा है, इसको मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, डिप्टी स्पीकर, और ये फरमा रहे हैं कि जी मैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट करता हूं। उसके अगले ही लम्हा, इन द वेरी नेक्स्ट ब्रेथ, वो प्रोरोगेशन ऑर्डर पढ़ना शुरू कर देते हैं गैर मुइना मुद्दत के लिए। और यहां तक कंफ्यूज्ड हैं ये लोग, लेकिन ठीक पूरी तैयार है कि जी वो नीचे असद कैसर साहब को भी नाम पढ़ देते हैं प्रोरोगेशन ऑर्डर के नीचे। लेकिन कता कलाम भाई देखें, ये सिर्फ इधर तो नहीं हुआ, पंजाब में भी यही हुआ ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूं तलत साहब के अगले 10 मिनट में इमरान न्याजी साहब कौम से खिताब भी कर लेते। यानी ये तो एक प्री ऑर्केस्ट्रेटेड मैलाफाइडी एक यानी आइन को सबवर्ट करने की स्कीम थी। आपका आइन का पूरा प्रोसेस है, आपके रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, और उसके बाद अब तेजियां देखें, ये अगले ही 2-3 घंटे में ये डिसोल्यूशन एडवाइस भी बना लेते हैं, ये सदर अलवी को भेज भी देते हैं, सदर अलवी उसे मंजूर भी कर लेते हैं, और ये 3 तारीख के सारे जल्दियां हैं या फुर्तियां कह लें। और कल अलवी साहब एक खत भी जारी कर देते हैं इमरान खान को और फिर शहबाज शरीफ साहब को कि जी केयर टेकर यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम हमें दे दे, जो आइन में आर्टिकल 224 है। ओ भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड विद दिस इशू, वो देख रहे हैं, उनको 3 तारीख को लेकिन उनका कोर्ट ने पहला उनको ऑर्डर रोका यही नहीं है। ना डार साहब, कोर्ट ने रोका थोड़ी उनको। कोर्ट ने तो कहा नहीं, है कि चलो ठीक है हम कॉग्निजेंस लेते हैं, तो उन्होंने रोका तो नहीं है कोर्ट ने जी जी तलत साहब, कोर्ट ने ये कहा है कि जी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जितने एक्शंस होंगे वो दोज विल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर। यानी जो कोर्ट में आएगा, ये मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूं,
हाइपोथेटिकली, लेकिन आई होप दैट दिस हैपेंस, कि ये इतना ब्लेटेंट ये आइन को सबवर्ट किया गया है कि हमारी सारी दुनिया हमारे ऊपर देख रही है। आपको सरप्राइज तो दे दिया ना, लंदन को सरप्राइज तो दिया ना कि नहीं दिया? सरप्राइज तो दिया। जो उन्होंने वजह जो मार्केट की और जो वजह बयान की, वहां उसमें भी अगर इजाजत देंगे तो 1 मिनट 2 मिनट उसमें बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो अपना सारा कुछ हुआ है, इतने दिन मेरे नजदीक नहीं लगे। ऑब्वियसली मैं कोई टाइम लाइन तो नहीं दे सकता किसी को भी, हर बंदा अपने टाइम लाइन में काम करता है। ये तो इतना मेलाफाइडी, इतना ब्लेटेंट था, इतना बादी नजर में प्रामा फेसिया नजर आ रहा था कि भाई अगर 2 मिनट में ये हो रहा है, 3 मिनट में वो ये कर रहा है, 4 मिनट ये हो रहा है, अगले 10 मिनट ये हो रहा है, और विद इन मैटर ऑफ 2-3 घंटे में पूरी की पूरी आपने काया पलट दी है। भाई ये तो पूरे का पूरा एक फ्रॉडुलेंट, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, फ्रॉडुलेंट स्कीम ऑफ थिंग्स थी, और ये सबवर्शन ऑफ आइन था। और ये इसकी वर्चुअली जो गद्दारी तो कह रहे थे वो अपने ऑपोजिशन के मेंबर, इनके ऊपर ये गद्दारी का चार्ज लगता है। अब आ जाता है लंदन का सरप्राइज। आपको याद होगा जिस जलसे में इन्होंने ये थोड़ा सा इंडिकेट किया था एक कागज लहरा के, ये एक साइफर की सारी स्टोरी है। साइफर मैंने अपने जो मैं 3-4 दफा यानी गवर्नमेंट में एज वजीर के जो मेरी ड्यूटीज हैं, मैंने ये साइफर देखे हुए हैं। ये साइफर दर्जनों में आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, ये पूरा कमरा भरा होगा उसमें। और इस तरह के साइफर्स वो पहली दफा नहीं आए, अमेरिका से इस तरह के साइफर्स माजी में भी आए हैं। ये वही इमरान न्यारी साहब है जो इनकी टीम लगी हुई है कैंपेन करने के, जी ये देखें ये फलां जो है उसके घर में वो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, डार साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको टेकअप किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसको टेकअप ना करती, अगर ये इमरान खान का आर्गुमेंट है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने टेकअप ना करती अगर उनकी नजर में ये इतना ही गैर अहम होता और इस तरह के साइफर से कमरे भरे होते। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, एक तो वो जो उन्होंने लहरा के दिखाया था वो साइफर नहीं है, साइफर का वो पेपर नहीं होता। ठीक। और एक सफे का जितने कंटेंट्स ये बता रहे हैं, ये एक सफे का नहीं है। साइफर का तो ऊपर का जो लेटर हेड का टॉप है वही स्टैंडर्ड जो है, वही को 1/4 ऑफ द पेज, तो वही उसमें स्टैंडर्ड चीजें होती हैं जो भरनी होती हैं जब फाइल साइफर आता है। तो मैं उसमें कि कौन से कंट्री से आ रहा है, क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये तो उन्होंने उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट बनाई है, मुझे नहीं पता कि मनोअन है या उसकी। लेकिन दोबारा इस पे ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसकी कॉग्निजेंस ली, इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी की, अमेरिकन एम्बेसी को डिमार्श दिया। तो इमरान खान अब कहते हैं कि देखिए मेरा स्टैंड इंडोर्स हो गया। नहीं, मेरी अर्ज सुने शाह साहब, आप देखें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अगर प्राइम मिनिस्टर एक एजेंडा प्रपोज करेगा तो आपका ख्याल है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसको कहेगी हमने नहीं सुनना? नेशनल सिक्योरिटी सुनेगी। उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट, उसके आपके तमाम आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी है, उसके आपके कैबिनेट की, सिविल की नुमाइंदगी है। ये फोरम ही ऐसा है, जब आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और वो पब्लिकली लगा रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी क्यों नहीं सुनेगी? मुझे जो मैं असल बात अर्ज करूंगा, मैं कंफ्यूज हूं कि अभी तक तो सबसे पहले, और इन्होंने खुद कहा था कि हम ये चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं साइफर, आपको याद होगा जी बिल्कुल, कि ये जो पेपर क्यों नहीं दिखाया अभी तक, क्यों नहीं इन्होंने लॉन्च किया? नंबर 1। नंबर 2, मेमो गेट में क्या आर्मी चीफ और DGIS ने एफिडेविट्स नहीं दिए थे? आपको याद होगा, दिए थे मेमो गेट में। क्यानी साहब ने भी दिया था, जनरल पाशा ने भी दिया था, जनरल क्यानी ने भी दिया। व्हाई दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर एफिडेविट सो फार? कि जी क्या है, मैं तो कहूंगा जी, और एफिडेविट्स की बात है। स्टोरीज आई, अब आज रॉयटर्स की मैं स्टोरी देख रहा था, उसमें एट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन ये कहा कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साजिश जो है वो लिंक हो या साबित हो। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सामने आके उन्होंने ये बात नहीं की। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं तलत साहब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आया है वो तो देख लेना चाहिए ना। वो तो सबमिट हो जाता कोर्ट में, अब तक वो पढ़ लेते, खुद पढ़ लेते, अंग्रेजी तो बड़ी सिंपल होगी उसमें। एक नंबर 2, अगर उनको जरूरत है तो वो मांगे, एफिडेविट मांगे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यानी क्या बात हुई है। मैंने जो उसका प्रेस रिलीज देखी उसमें तो कोई जिक्र नहीं है ऐसा। और तीसरी बात यह है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने उसको रिफ्यूज किया, देयर इज नो ट्रूथ इन इट। आपने देखा होगा व्हाइट हाउस ने सेपरेटली इस चीज को डिनाई किया है। भाई वो डिनाई कर रहे हैं। और रहा मामला साइफर्स का, साइफर्स आते हैं जी आपके जो जितने आपके मिशंस में हाई कमिश्नर्स, लेकिन मामला यहाँ पे ठहरा हुआ ना इसहाक डार साहब के पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक इसके ऊपर खुल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार नहीं किया, जिससे
जी आपको मैं इससे यही हैरानी अर्ज कर होती रहा है हूँ। कि नहीं किया देखिए अभी तक? मैं एग्री करता हूँ आपसे 100। देखिए अगर ये वाकई पाकिस्तान को कोई थ्रेट है या कोई थ्रेट किया गया है तो बिलीव मी के पूरी की पूरी अपोजिशन भी इनके साथ खड़ी होगी। हमने डे वन में यही कहा कि मेरी ट्वीट्स हैं, आई एम ऑन रिकॉर्ड, कि अगर कोई ऐसी बात है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप कुक अप स्टोरी ना करें। आपने ये देखिए, अच्छा मुझे ये बताएं कि वो थ्रेट किए कह रहे हैं जी, थ्रेट किए इमरान न्याजी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने थ्रेट किया कि मेरी गवर्नमेंट को फारिग किया जाए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए किया जा रहा है। व्हाट मेक्स यू कि आप अपने हाथों से अपनी हुकूमत को फारिग कर रहे हैं? वो उसकी मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। आर यू स्केयर्ड, आर यू कावर्ड टू फेस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? आर यू कावर्ड टू सी के यानी आप कह रहे हैं ऑपोजिशन कि से कोई साजिश ये बंदा थी कि इनको हटाया लाइकली जाए तो उन्होंने खुद ही हटा दिया अपने आप को? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट टू सिंपल तालिब साहब। इसमें प्लीज ट्राई एंड रीड इन इट। जरा देखें ना, हाइपोथेटिकली या तो वो इससे खौफजदा है कि जी मेरे जो करतूत हैं जो अब पब्लिक में आ रहे हैं वन बाय वन, उनके आपने देखा कल अलीम खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ऑलरेडी इतना कुछ है जी। चीनी में 350 अरब लूटे गए इस मुल्क के सालाना, 700 अरब आटे में सालाना लूटे गए हैं, हजारों अरब की दवाइयों में तो और चीनी दूसरी वाले तो चीजों में आपके लूटे साथ गए बैठे हुए हैं। हैं जहांगीर तरीन। जी चीनी वाले तो आपके साथ बैठे हुए हैं जहांगीर देखिए, तरीन। मैं देखे तो कोई बंदा जी अबव द लॉ नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया तो इन्होंने करना था ना, ये काम हमने तो नहीं करना था। अगर अगर इस वक्त आप उन चीजों से घबरा के कर रहे हैं कि यार मैं अगर जा रहा हूं, ये वर्ड अगर नो कॉन्फिडेंस होता है तो होगा क्या? वो खुद जा रहे तो जाना पड़ता ना, उसके नतीजे में यही होता। और कोई ऑपोजिशन का एक इलेक्ट होता जो कि ऑपोजिशन डिक्लेयर कर चुके मियां शहबाज शरीफ विल बी अवर कैंडिडेट। अच्छा, मैं मरकज तो से ये निकाल कर इतना वो पंजाब की तरफ लाना चाहता हूँ। अच्छा, मैं मरकज से तो ये निकाल कर वो इतना पंजाब की तरफ लाना चाहता हूँ। देखिए, पंजाब में जी सूरत हाल जो है उससे भी ज़्यादा गंभीर है। वो लोग जो आपके साथ बातचीत में रहे, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यूज़ दिए, नेपियों की बातें की वगैरह वगैरह, चौधरी परवेज़ इलाही, जी अब वो सियासी और इंतज़ामी हथौड़े लेकर आपकी जमात के पीछे लगे होंगे कि इस कैंडिडेट को, हमजा शहबाज को जीतने नहीं देना। आपको ये सरप्राइजिंग लगता है कि नहीं? नहीं, मुझे मुझे बिल्कुल मुझे ये पैनिक लगता है। इफ दे वर सो श्योर, और अगर इन्होंने अपना अरेंजमेंट्स कर लिए थे। देखें, जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जाते हैं तो उनका हक है कि अगर वो जो कुछ कर सकते हैं वो करें। लेकिन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहकर, जमहूरियत के अंदर रहकर, ये नहीं है कि आप फ्लोर के ऊपर लड़ाई करवा दें। ये नहीं होना चाहिए कि जी आप उसके चक्कर में अब ये प्लान कर रहे हो कि जी इनके 20-25 लोग जो है उनको हम उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दें, उनको वोट ना डालने दें। ये तो ब्लेटेंट मैलाफाइडी आप एक परवेज इलाही को क्यों नहीं कन्विंस कर पाए, ये जानते हुए कि आपके पास नंबर्स हैं, परवेज इलाही आपके मैं नंबर से चीफ मैं मिनिस्टर बन सकते थे? मैं अर्ज करता हूं। और ये देखें, इससे ज्यादा कोई जोक हो सकता है कि आज जब हमें कल पता चला कि ये 20-25 लोगों को सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील ने ये उनके नोटिस में लाए, मेरी रात बात हुई आजम तारड़ साहब से, तो इन्होंने, इनके एडवोकेट जनरल ने वहां कमिटमेंट दी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कमिटमेंट दे रहे हैं कि जी कल ये इलेक्शन करवा दिया जाएगा। ये वहां कमिटमेंट दे के आए। हार्डली 30 या 35 मिनट गुजरे और एक नोटिफिकेशन आ जाती थी 6 अप्रैल की जो सिटिंग है वो एडजर्न कर दी थी 16 अप्रैल पे। अभी लेटेस्ट मुझे चंद मिनट पहले पता चला, चंद घंटे गुजर चुके हैं, कि सोच रहे हैं कि कल पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मुंह दिखाएंगे। अब शायद फिर इजलास, ये दे आर जस्ट जंपिंग। अब क्यों हो रहा है? जैसे आपने कहा, ये शायद उनकी किस्मत होगी। मैंने उनके साथ तय किया कि ही विल बी अवर कैंडिडेट, परवेज और इलाही उन्होंने आपका मेरा कैंडिडेट? शुक्रिया अदा किया। जी परवेज इलाही आपके कैंडिडेट होते? हाँ जी बिल्कुल। हमने हमने फॉर ए बिगर कॉज हमने फॉर ए बिगर कॉज टू गेट रिड ऑफ द कर्स पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग, और जो पाकिस्तान को जो हाल कर दिया, मुआशी तबाही और डिप्लोमेटिक तबाही, और इस वक्त आइसोलेट कर दिया सारी दुनिया में, उसको निपटने के लिए हमने वो एक बड़ा मुश्किल फैसला मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने पीडीएम के लीडरशिप के साथ कंसल्ट करके कर लिया, और उनको बता दिया कि जी आप हमारे कैंडिडेट होंगे। उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया। चूंकि आप कह रहे हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं
चौधरी शुजात साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया। मुझे तो अफसोस है कि वो किस चीज ने मोटिवेट किया कि चंद घंटों में वो फिर बनीगाला पहुंच गए। वो मुझे ये भी पता है किसने मोटिवेट किया, बट इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट कि मैं आपको बताऊं। आई एम श्योर कि ताला साहब यू आर वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, और वो उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस सारे प्रोसेस को अपना खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भाई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, खुदा के लिए उसको चलने दो। अब मुल्क को एक तमाशा बना के रख दिया सारी दुनिया में आपने, वाई, इसकी क्या जरूरत है हम सबको। लेकिन वो उन्होंने किया, उनका फैसला है, अब सर आंखों पे। हमने फिर उसके बावजूद अगर हमने कहा ठीक है अगर जाना है, नाउ वी विल मेक श्योर इंशाल्लाह कि ही डजंट विन। ये हमारा, ये तो डेमोक्रेटिक हक होता है ना जी। जो भी आप इलेक्शन लड़ते हैं, वो मुकाबले में तो आपका दोनों का राइट है कि अभी जो सूरत बनी हुई है, क्या आपको ये खदशा है कि तमाम जमहूरियत का जो मामला है वही लपेट दिया जाए? ये बहुत सवाल होता है पाकिस्तान में, लेकिन हमारी तारीख के पेश मैं समझता हूं कि कई वजूहात है कि वो नहीं हो सकता। एक तो आपकी इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बिल्कुल बहुत ही यानी बदतरीन सतह पे पहुंच चुकी है। आप ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक यानी सिचुएशन में जा चुके हैं कि आपकी इकोनॉमी जो मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल इकोनॉमी हो चुकी है। आपके पास लेस देन 7 या 8 वीक्स के रिजर्व रह चुके हैं। उस रिजर्व में भी आपके सऊदीया के पैसे हैं जो ऑन कॉल वो ले सकते हैं अगर थोड़ी सी को वायलेशन हो। आपके उसमें $3 अरब है, आपके यूएई के पैसे हैं, आपके कतर के पैसे हैं। यूएई ने तो रोल ओवर कर दिया ना 2 बिलियन का। नहीं, वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ तल साहब, ये कभी नहीं हुआ कि इस तरह के जो पैसे होते हैं वो स्टेट बैंक अपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेती है, लेकिन अगर वहां आ जाए तो ये $5.5 बिलियन और एक्सटर्नल डेट बढ़ जाएगा। वो जो 95 एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी थी वो ऑलरेडी 136 बिलियन पे पहुंच चुका है। अब 5.5 बिलियन ये भी डाल देंगे, तो इन्होंने तो अजीब किस्म की हरकतें की है। तो मुआशी सूरत ऐसी नहीं है कि टेक ओवर हो? मैं समझता हूं कि वो भी नहीं है, और आई एम श्योर कि सेंस वुड प्रिवेल कि ये देखिए, अब जो जितना जनरल मुशर्रफ ने सफर किया, ठीक है, सो बाहर जा चुके हैं और वो एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ही सफर्ड, ही हैड टू फेस द म्यूजिक। और वो म्यूजिक फेस जो है वो अब उसको कोई ये नहीं है कि देखिए ना डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी चलेगी। ये अब आप नया नजरिया जरूरत जो पहले होता था उसको अब ये नहीं कह सकते। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी चले छठो, उन जो हो गया, चलो इलेक्शन तो हो ही रहा है ना। नो 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 नो, यू हैव फिक्स्ड द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आइन एंड लॉ। यू कांट जस्ट, तो अगर कोर्ट कहती है चले छड्डो तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि कोर्ट की बदनामी होगी दुनिया में, एंड इट विल यू नो, आप इमेजिन कि आप कहें छोटो तो फिर वो तो वही होगा ना, नजरिया जरूरत होगी कि यार हो गया जो छोटो। फिर एवरी प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा वो यही किया करेगा, इस तरह की हरकत है। फिर वो छोटो, फिर इसको निकाल दें, आर्टिकल्स को, इन आर्टिकल्स को निकाल दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस निकाल दें। अगर ये करना है यार, कुछ तो अपनी पाकिस्तान की यार इज्जत रहने दें। वी आर ऑलरेडी वन ऑफ द लोएस्ट इन अवर जुडिशियल। बिल्कुल आखिर में अगर आप मुझे बताएं कि हाउ डू यू सी दिस थिंग प्ले आउट, आपको अगले दिनों में क्या होता हुआ नजर? बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो? मैं एज ए पाकिस्तानी आई होप के सेंस प्रिवेल्स, और मैं तवक्को करता हूं कि आइन और कानून ये जैसे बादियो नजर प्रामा फेसी एवरीथिंग इज मेला फाइडी, मोर देन एम्पल एविडेंस इज अवेलेबल। मैंने अभी आपको गिनवा दिया, विल नॉट रिपीट इट। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला होगा कि उसकी जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, ये बेलाफाइडी थी, और उसको खत्म किया जाएगा, जिसके नतीजे में जितने इन्होंने एक्शंस किए हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। जो इनकी डिसोल्यूशन की समरी है, जो इनकी अपना जो ये तो बेस्ट केस हो गया। वर्स्ट केस? हाँ जी जी, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? I'll be in depression एज ए पाकिस्तानी कि अगर हमारा अभी भी ये हाल है 2022 में कि वी हैव नॉट लर्नड एनी लेसन, और अभी मैं 1956 और 1970s में और 90s वाले कूज में बैठे हुए, तो सिर्फ फर्क इतना है कि वो मिलिट्री डिक्टेटर्स ने यानी कू किए थे, और अब इस वक्त एक सिविल जो बड़ा जमहूरियत का अलमदार बनता था उसने ये किया है। It's a coward action. Okay, I have to leave it there. I have to leave it there. बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया लंदन से। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे पास जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जैसा मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा था कि
आइन की सज धज है या आइन की धज्जियाँ उड़ रही हैं? एक तरफ हाहाकार मची हुई है कि पाकिस्तान में बदतरीन आइनी बहरान है, दूसरी तरफ कोर्ट जो है वो अपनी स्पीड पर चल रही है। तो हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जज साहिबान सोचते कैसे हैं। सिद्दीकी साहब, एक तो ये मैं जानना चाहूँगा, जब ऐसा केस आपके सामने आता है, जब बाहर से बहुत प्रेशर है, आज हमने देखा दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अमूमन कहा जाता है कि जज साहिबान इससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो तो कहते हैं जी हम तो कोई चीज़ देखते भी नहीं है। लेकिन आई कैन ओनली इमेजिन कि जब इतना हाइप हो, बिल्डअप हो, इतवार को आपको फिर मुलाकातें करके सुनना पड़े, तो क्या अर्जेंसी की फील होती है जज के अंदर कि हमने जल्दी करना है, या क्या होता है? इसमें कोई शक नहीं है कि जज साहिबान के ऊपर इन चीज़ों का असर होता है, और असर आपको नज़र भी आया कि मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस लिया, और ज़ाहिर है उसको फील करके लिया, और अपेरेंटली जो आर्टिकल 69 का बार है उसको इग्नोर करके लिया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बतौर जज, जो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, कि हम इन चीज़ों को फ़ील किए बगैर रह नहीं सकते। हम इसी माशरे का हिस्सा होते हैं, हमारा इस लोगों के साथ मेल जोल, ख़ानदान के अफराद, बाकी ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। असरअंदाज होती हैं केस की अहमियत के एतबार से, नॉट नेसेसरली कि जजमेंट क्या देनी, ये भी इसकी वजाहत हो जाए ना कि केस अहम कितना है। ज़ाहिर सारा मुल्क बात कर रहा है तो अहम हुआ, ज़ाहिर है असर हुआ। देखिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना जी। आर्टिकल 184(3) के तहत आपने क्यों लेना है? बुनियादी हुकूक का मामला हो, साथ पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को महसूस करते हुए मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इस पर नोटिस लिया, और मैं समझता हूँ बड़ा बर वक्त लिया, क्योंकि मेरे ख्याल में ये सिर्फ आइनी नहीं, ये सियासी और इखलाकी बुरहान भी है। और ये इस हवाले से मैं समझ, इखलाकी कैसे? ज़रा आइनी सियासी समझ, इखलाकी कैसे? देखिए, इखलाकी जब जमहूरियत क्या है? जमहूरियत रवायात का नाम है, जमहूरियत इखलाकियात का नाम है, जमहूरियत जो है वो बाहमी एहतराम का नाम है, जमहूरियत जो है एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ का नाम है। ये नहीं है कि आप हस्ब इख्तलाफ को हस्ब दुश्मन करार दे दें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इखलाकी बुरहान भी है। ये आपने दुरुस्त बात की और ज़बरदस्त बात की। इखलाकी जाविये से भी फिर जज देखते हैं कि इसकी मॉरल साइड ऑफ द आर्गूमेंट क्या है, सिर्फ हार्ड कोर लीगैलिटीज़ होती हैं? नहीं, देखिए, जज साहिबान के जहन में ये बात ज़रूर होती है कि ये जो भी हम जजमेंट देने जा रहे हैं, इसका ओवरऑल मुआशरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स के मामलात में तो ठीक है, इन चीज़ों से बाला होते हैं, लेकिन एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर मैटर है और जिसका पूरे मुआशरे के ऊपर और पूरे आपके निज़ाम के ऊपर उसके असरात हैं, तो कोर्ट्स और जज साहिबान के जहन में ये बात ज़रूर होती है कि इसका आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब जो बहस हो रही है वहाँ पर, उसके अंदर तो बड़े कानूनी और बारीक आइनी नुक्ते हैं, और हम व्यूअर्स को उसमें फंसाना नहीं चाहते। लेकिन एक ख्याल ये कि इतनी बारीक बहस में क्यों चले जाते हैं कि अच्छा जी रूल्स ऑफ बिजनेस क्या थे, उसके नीचे यूँ हो गया तो यूँ हो जाएगा, यूँ हो गया तो यूँ हो जाएगा, और बहुत वक्त लगता है। ये ज़रूरी होता है कि इतनी गहराई के अंदर जाया जाए, माइक्रो इश्यूज़ के अंदर जाया जाए, इतनी गहरी छलांग लगाई जाए और उसके बाद फिर सरफेस के ऊपर आ जाए? आई मीन, ये ज़रूरी होता है? देखिए, ये जितना केस डेलिकेट होगा ना, उतनी वो डिमांड करता है कि उसके एक एक एस्पेक्ट को देखा जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपने एक ऐसी जजमेंट देनी है जो कई हो सकता है कि कई दहाइयों तक वो जजमेंट जो है वो रेफ़र होती रहे, इसलिए उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। और सेकेंडली फिर ये भी एक जज साहिबान को तसल्ली करनी पड़ती है कि कल को ये ना कह सके जी कि हमें प्रॉपरली सुना नहीं गया। तो इसलिए वो जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से जो बात कर रहे हैं कि हम सबको सुन के, और हमें भी एहसास है इस चीज़ का कि ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि हम हवा में कोई फ़ैसला नहीं दे सकते, सबको सुनकर फ़ैसला देंगे। मुमासलत उसमें शायद ना हो, लेकिन मुझे वजाहत के लिए एग्जाम्पल इस्तेमाल करने दीजिए कि हस्पतालों में बहुत सारे केसेस आते हैं, बीमारियों के केसेस भी आते हैं, एमरजेंसीज़ के केसेस भी आते हैं। फिर एक ऐसा केस आता है, एक्सट्रीम एमरजेंसी होता है, जिसमें आप फिर ये ख्याल नहीं करते कि तफसील क्या है, आप फिर सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं और जान बचाने की बात करते हैं। ये जो इस वक्त बहरान है, किसी ने मुमासलत बनाई कि ये एक्सट्रीम एमरजेंसी है, तो आपके पास जो लग्जरी है ना कि बहुत तफसील में जाए, वो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं डिमांड सुन रहा था, वो जल्दी फैसला चाह रहे थे, आज भी फैसला चाह रहे थे, और मोहतरम जज साहिबान में से ये अंदिया भी दिया गया कि हम फैसला देंगे। तो ये एक्सट्रीम इमरजेंसी के अंदर भी इतनी गहराई में जाना चाहिए नहीं? देखिए, एक्सट्रीम इमरजेंसी की बुनियाद पर आप देखें ना, बाकी सारे केसेस उन्होंने छोड़ दिए, इस केस को टेक अप कर लिया।
देखें, मैं आपको अपने केस की मिसाल देता हूँ। मेरा अपना ज़ाती केस 29 मार्च के लिए फ़िक्स था, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस डे टू डे बेसिस के ऊपर सुन रहे थे, वो डीलिस्ट हो गया। ठीक है, एक कौमी अहमियत का केस है, उसको रेफरेंस देनी चाहिए। अब जब ये आ गया केस, तो इसको वो डेली बुनियाद पर सुन रहे हैं। और फिर आप देखें, रमज़ान है, जजेस की भी एक लिमिटेशन ज़रूर होती है। और मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय में, कि इस वक्त इस चीज़ को तसल्ली से सुन लेना, क्योंकि प्रीकॉशंस ऑनरेबल बेंच ऑलरेडी ले चुका है। उन्होंने कह दिया जी आप जो भी करें करते रहें, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं हमारे ऑर्डर के सब्जेक्ट टू हो। अच्छा, वो भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जब आप ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर, जिससे मुराद ये है कि जो भी कदम उठाए हुकूमत वक्त, यानी इस वक्त जो रस्मी प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सदर हैं, जो इस वक्त जिनके ऊपर बहुत बड़ा साया है कि उन्होंने काम क्या किया, उनको तमाम अहकामात देने से पहले कोर्ट को कंसल्ट करना है, या ये कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं बाद में हमारे अहकामात के ताबे अगर ये नल एंड वाइड होते हैं तो नल एंड वाइड हो जाएंगे? दोनों में से कौन सा दुरुस्त है? ये जो आपने सेकंड बात की ना, कि आप अगर कर रहे हैं तो ये हमारा जब जजमेंट आएगी, हमारी जजमेंट जब आएगी या ऑर्डर पास होगा, तो आपके ये किए हुए तमाम इकदाम जो है वो तहलील हो जाएंगे या हवा में चले जाएंगे। बेंचेस ज़ाती तौर पे एक बड़ा डेलिकेट इशू है। बेंचेस कितने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आज देख रहा था जस्टिस बाकर की जो फेयरवेल सेरेमनी, उसके अंदर जो हेडलाइंस लगी अखबारात के अंदर, उसमें जस्टिस साहब जाते चाहते बहुत दिल के जो अपने थे राज वो सामने रख रहे थे और कुछ बातें कर, और उन्होंने कहा कि सीनियर जजेस को बेंचेस में ना डालना जो है वो उससे एक बड़ा इंप्रेशन बनता है। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इससे पहले ये नुक्ता उठाया हुआ है, इन राइटिंग है। तो बेंचेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, पहले तो असूली बात यह है कि आज तक का जो कानून है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं या बाकी सारा उनका जो इस बंदोबस्त चलता है, उस पे ये तो प्रीरोगेटिव बहरहाल चीफ जस्टिस साहब का ही होता है कि वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट। गुड प्रैक्टिस क्या है? तो वैसे जब इतना अहम किस्म के मामलात हों और केसेस हों, तो उसमें बहरहाल एक प्रोप्राइटी डिमांड्स के आप सीनियर जजेस को जो है उस बेंच में शामिल कर लें। और अगर आपने कुछ जज साहिबान को अपने साथ रखना भी है तो आप उसको बड़ा बेंच कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा हो सकता था बेंच, वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ आपके ख्याल? जी बिल्कुल हो सकता है, फुल कोर्ट भी हो सकती थी, लेकिन वो चीफ साहब का ये ख्याल था कि पहले काजी फायज़ ईसा साहब के केस में हमने फुल कोर्ट बनाई तो उसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ गई, तो शायद उनके पेश नज़र ये होगा। और शायद ये भी हो कि ये मामला बज़ाहिर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन हम इसको एबली डील कर सकते हैं, तो उन्होंने हो सकता है इस हवाले से मुनासिब समझा हो कि बाकी काम भी चलता रहे। अच्छा, अमूमी हम बात करें, इस बेंच के हवाले से बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी सीनियरिटी के पेश नज़र, तजर्बे के पेश नज़र, कोई बेंच बनाने में कोई फेवरेट्स होते? कंफर्ट लेवल कि जी ये जज अगर मेरे दाएं तरफ बैठा हो तो ठीक है, ये बाएं तरफ बैठा हो तो ठीक है, वो ज़रा परे ही बैठा हो तो ठीक है, मतलब ये इस किस्म की कोई होता है कंफर्ट लेवल के? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए आपके प्लेइंग 11 तो जो है ना वो बहरहाल जो चीफ साहब होते हैं उन्हीं की मर्जी की होती है, और उसमें ये है कि प्लेइंग 11 में बाज किसी को थर्ड मैन खड़ा कर देते हैं और बाज बिल्कुल फर्स्ट स्लिप के ऊपर खड़ा किया होता है, बाज हम सिली मिड ऑफ पे भी खड़ा कर दिया। तो बाज होता है कि सारी टीम आउट हो जाती है, लेकिन एक को आउट नहीं करवाना, तो हमेशा टीम के अंदर होता है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये जब तक वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठकर इसके हवाले से कोई बाकायदा मैकेनिज्म नहीं बनाती कि जी के ये क्या होगा, उस वक्त तक तो जो है उसी के मुताबिक ही चल रहा है। अच्छा, अब जरा एविडेंस के ऊपर आइए। अब एक विजिबल एविडेंस है जो वीडियो एविडेंस है, और वीडियो एविडेंस जिसका कौम ने भी देखा और आपने भी देखा होगा, वो ये है कि इजलास हुआ, स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने उस वक्त के फ्रेशली नामजद लॉ मिनिस्टर को कहा, लॉ मिनिस्टर ने एक पढ़ी हुई स्टेटमेंट पढ़ी, लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ी, और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने एक लिखी हुई जो अपनी रूलिंग है वो दी, और उसके बाद बस भाग दिए। और फिर उसके बाद जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कॉरिडोर में से गुजरते हुए कह लगाते हुए कह रहे थे कैसा है सरप्राइज़। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म, रस्मी वज़ीर आज़म, वो असम्बलियाँ तहलील करते हैं और अपनी पार्टी के मेंबरान से ऑन कैमरा, ये सारा ऑन कैमरा मौजूद, ऑन कैमरा बैठ के कहते हैं कि ये सरप्राइज़ था, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो फिर इन लोगों को शौक ना लगता। यानी वो मान रहे हैं कि सब कुछ पहले से तयशुदा था।
इस एविडेंस की, इस विजुअल सीक्वेंस की कितनी अहमियत होगी? देखिए, ये तो अनरिबेटेड एविडेंस है ना। अच्छा, इस पे तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। और ये जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं ना फूल प्रूफ केस, ये फूल प्रूफ केस है। अच्छा, इसलिए इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो वो बात जो बेंच भी चाह रहा है ये कि पूरी तसल्ली के साथ हम सारे एस्पेक्ट्स को देख लें। अच्छा, इसमें मैं आपको देखें बात आर्टिकल 5 का बज़ाहिर उन्होंने सहारा लिया। अच्छा, आर्टिकल 5 जो है ना, कोई अपने अंदर कोई पीनल क्लास नहीं रखता, और उसकी बुनियाद पर आप एक बात कह दें जी कि जी चूँकि आर्टिकल 5 के तहत लॉयल्टी टू द स्टेट जो है ऑब्लिगेशन है। अच्छा, ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और ये अगर इसको आप सेक्शन 124 ए PPC के तहत इसको लेकर जाए ना, सेडेशन के उसमें अकाउंट में, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक, ये तो पुलिस इसकी कॉग्निजेंस भी नहीं ले सकती। एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एग्जिस्ट ही नहीं करती लीगल ज़बान में, और उसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी एक रूलिंग दे देना कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, तो ये मैं ये समझता हूँ कि वो जो देखें, वो प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर नहीं हो सकता। मैंने कहा जी मैंने सवाल करना है, स्पीकर साहब ने कहा नहीं जी आपको सवाल की इजाज़त नहीं है। ठीक, ऑर्डर आपने चेंज कर दिया जी, तलत साहब ने पहले तकरीर करनी थी, मुझे बाद में करवा दी, और आपका ऑर्डर एक चेंज दिया। ये वो छोटे छोटे मामलात हैं जिनको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि एक स्पीकर साहब जो है पूरा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को फ्रस्ट्रेट कर दें, दूसरे लफ्ज़ों में सबवर्ट कर दें। क्या है सबवर्शन? ये फ्रस्ट्रेट किया है, सबवर्ट किया आपकी नज़र में? मेरी नज़र में ये सबवर्ट किया है, और सबवर्ट किया है, अंडरमाइन किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ा सीरियस आस्पेक्ट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी रिपरकशंस भी बहुत सीरियस हैं। आर्टिकल 6 में बाकायदा 7 पनिशमेंट का जिक्र है। ठीक, और और उसके तहत वो हमारे पास हाई ट्रेजन एक्ट है 1973 का। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर वो बाकायदा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेम्प्ट कोर्ट, आप जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसके तहत सज़ा देंगे। ठीक है, आर्टिकल 5 में कोई ऐसी बात नहीं। ठीक, देखें, अब जो उसमें 2 आस्पेक्ट हैं उसके। एक आस्पेक्ट तो ये है कि आपने एज ए पाकिस्तानी आपने अपनी रियासत के साथ वफादार होना, ठीक बात है, समझ आ गई। दूसरा उसका आस्पेक्ट है जी कि आइन और कानून, जो कि स्पीकर साहब के ऊपर भी लागू होता है कि आइन और कानून से वफादारी। बिल्कुल ठीक। स्पीकर साहब ने तो आइन से वफादारी नहीं की, और फिर जो इवन अगर कोई गैर मुल्की भी पाकिस्तान के अंदर है तो उसको ऊपर भी लाजिम है कि वो आइन और कानून से, पाकिस्तान के आइन और कानून से वफादारी करेगा, लेकिन उसके लिए रियासत पाकिस्तान से वफादारी करना ज़रूरी नहीं। बिल्कुल। ज़रा वापस इसके ऊपर आइए, क्योंकि हम मीडिया में तो हम चीज़ों को बाहर से देखते हैं, आप चूँकि लॉ मैन है तो आप चीज़ों को अंदर से देखते हैं, और दोनों पर्सपेक्टिव्स में फ़र्क हो सकता है। लेकिन मैं वापस उस एविडेंस के ऊपर आऊँगा जो हमारे लिए बड़ा अहम था, क्योंकि हम उसी जाविये से देख रहे थे। तो जब इमरान खान ये कहते हैं हंसते हुए कि सरप्राइज़ ये था, और अगर मैं पहले बता देता, तो फिर ये विजिबल एविडेंस जो है, ये जो डिटेल डिस्कशन है, उसके साथ उसको कितना मज़ीद वेटी बनाता है? मतलब ये कि आप इसको कितना वेटी देंगे, 30% देंगे, या कानूनी बहस के स्पीकर की रूलिंग को आप चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इनमें से किस चीज़ के ऊपर वेटेज क्या होगा? देखिए, बादियो नज़र में इसी एविडेंस की बुनियाद पर नोटिस लिया गया है। ठीक, रजिस्ट्रार साहब ने नोट पुट किया जी ये हुआ है आज की कार्रवाई में, उसी बुनियाद के ऊपर ज़बरदस्त नुक्ता है, हाँ, उसी बुनियाद पे नोटिस लिया गया है। इसलिए वो तो एक एविडेंस मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी कंसिडर हो चुकी है बाय द बेंच, और अब उसके ये देखना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब क्या होंगे। मैं नहीं समझता, जिस तरह एक कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हाजी सैफुल्लाह वाले केस को यहाँ पे अप्लाई किया जा सकेगा। हाजी सैफुल्लाह केस में था कि उन्होंने कहा जी क्योंकि सुप्रीम को मार्शल लॉ का दौर था, आपके सामने है, उन्होंने कहा जी चूँकि अब ऑलरेडी इलेक्शन का बन गया है तो इसलिए इकदाम गलत है, लेकिन हम जो है पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है। इस बार तो हमने पुलों के नीचे से धक्का मार के पानी निकाला है, बहुत सारे नए फैक्ट्स। देखिए, पानी खड़ा हो गया, निकला ही नहीं है। ठीक, देखिए, आप ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फौजी डिक्टेटर ही आके आइन को सबवर्ट करता है।
जिसके इख्तियार में है, अगर वो आइन को सबवर्ट कर देता है तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और मैं ये समझता हूँ, मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि ये हमारे आइन के साथ बहुत बड़ा मजाक किया गया है और ये एक बहुत नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इसके जो फ्यूचर में होने वाले, देखें आप बड़ी आसानी से, आपने पूरा एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है कि आप अगर अपने वज़ीर आज़म पर आपका एतमाद ख़त्म हो गया है तो आपको इस तरीके से उसको आउस्टर कर सकते। बिल्कुल सही, ठीक है। और आपने कल मैं अपनी किसी पार्टी की तरफ से स्पीकर बैठा हुआ हूँ, मुझे एहसास है कि भाई मेरा जो लीडर ऑफ द हाउस है वो मेजॉरिटी का ट्रस्ट खो चुका है, तो मैं कह दूं कि नहीं जी ये तो मामला इस तरह है कि ये हमने फ़लाँ को फ़लाँ के साथ मिलते हुए देखा था, इसलिए ये रेजोल्यूशन कोई भी शक लगा ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। ख़त्म करने से पहले हमें शॉर्ट ऑर्डर तो दें, अगर आप इफ यू वांट टू राइट ए शॉर्ट ऑर्डर ऑन दिस, तो क्या शॉर्ट ऑर्डर होगा? देखिए मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इसमें ये है, और अगर मुझे फ़ैसला फ़र्ज़ किया करना पड़े तो मैं तो ये सारा जो स्पीकर साहब का ऑर्डर है, रूलिंग है, इसको सेट असाइड और अल्ट्रा वायरस करार दूंगा, ऑफेंसिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन करार दूंगा, और ऑब्वियसली उसके सब्सिक्वेंट जितने भी इवेंट्स हैं उन सब को भी सेट असाइड करना। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने लीगल राय सुन ली, देखते हैं कि असल फैसला क्या आता है।